पर्छ। थप आवश्यक पूर्वाधारहरू मुस्लिम समुदायले आफैले उठाएर हामी गर्छौँ भन्दा पनि सरकारले विश्वविद्यालयको मान्यता नदिनु के कारण हो? हामी सोध्नुपर्छ, हामीले उठाउनुपर्छ। आज के हुन्छ भने हामी एउटा सांसद भइसकेर पनि हामीले विभिन्न पहलहरू गर्यौँ, विभिन्न किसिमका हाम्रा पनि योगदान होलान्। म तपाईहरुलाई सलाम वालेकुमको अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई उर्दू भाषा त आउँदैन, तर पनि मलाई लाग्दछ नेपाली र अर्ध उर्दू अर्ध हिन्दी दुईटैको सम्मिश्रणमा म केही कुराहरू राख्दैछु। I am telling that I don't know and I can't speak Urdu language, neither can I speak Arabic, but I can speak a bit, half Hindi and half Urdu. Including the Nepali language. तपाईहरुलाई थाहा छ, आप लोगों को मालूम है कि मैं रौथड़ जिले से, वहाँ के क्षेत्र नंबर 1 से गौर बाजार के इलाके से निर्वाचित एक सांसद हूँ। और अभी सांसद होने की वजह से ही नहीं, मेरा जन्म स्थान भी गौर है। जन्म स्थान गौर ही नहीं, मेरे पड़ोस में मुस्लिमों का बस्ती है। और बस्ती ही नहीं, जब मैं जन्म लिया था, मेरा बच्चे उम्र में लालन पोषण करने के लिए एक मुस्लिम माँ थी, उसने मेरा लालन पोषण भी किया। इसलिए मुस्लिम समुदाय की समस्या के संदर्भ में मैं नहीं कहूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन न कह सकता हूं कि मैं कुछ मुस्लिम समुदाय के समस्या के संदर्भ में, मुस्लिम समाज के समस्या के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी रखता हूं। इस जानकारी रखने के पीछे एक दूसरा भी वजह है, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं वह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले है। और इसका जो पहले पूर्ववर्ती जो था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी से रौथड़ जिले से शेख फरमान साहब 2015 साल 1960 उस समय के चुनाव से 1959 के इलेक्शन में सांसद में निर्वाचित हुए। इस वजह से भी, एक सामाजिक वजह से, दूसरा राजनीतिक वजह से मैं मुस्लिम समुदाय को बहुत आदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह कौम आगे बढ़े। और तीसरा भी एक वजह है, इस कौम की एक खासियत है कि यह देशभक्त है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम कहते हैं नेपाल के संदर्भ में आप मुस्लिम हैं, यह पर्याप्त नहीं है, इट इज नॉट एनफ। जब आप कहते हैं कि मैं नेपाली मुस्लिम हूं, और जब आप हज में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, जब अपने आप को आप परिचय देते हैं कि मैं नेपाल से आया नेपाली मुस्लिम हूं, तो हम लोग का भी छाती गर्व से फूल जाता है। इसलिए नेपाल और मुस्लिम समुदाय, ये दोनों के बीच का एक संबंध अनिर्वाचित रूप से जुड़ा हुआ है। एक इस पुस्तक में मैंने पढ़ा, जो उद्घाटन स्पीच के रूप में दिया गया है, कि कैसे मुस्लिम समुदाय नेपाल में आए मल्ल राजा के समय में, और उसके बाद कैसे नेपाली समाज में
विभिन्न जगह में लोग रह रहे हैं और शुरुआती काल में जो व्यापार के सिलसिले में जो आए, उससे पहले जो राजनीतिक उद्देश्य था, सत्ता के उद्देश्य था, ये सबसे जुड़कर आगे बढ़ते जाने के क्रम में एक कौम के रूप में यहाँ विकसित हुआ, जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। एक सामाजिक सद्भाव है, एक प्रेम है, एक आत्मीयता है। और हम सामाजिक जो उत्सव होता है, सामाजिक जो चाड़ पर्व होता है, उसमें एक दूसरे शरीक भी होते हैं, सुख में भी शरीक होते हैं और दुख में भी शरीक होते हैं। और जो सुख में ही नहीं, दुख में ही सही, दुख में जो शरीक होता है वही वास्तविक मित्र होता है। क्योंकि सुख के तो सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख के साथी असली साथी कहे जाते हैं। जब तक देश में समस्या खड़ी हुई है, उस समय मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर नेपाली देशभक्ति की आज आप मदरसा शिक्षा के बारे में आज हम लोग छलफल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जो हज जाने वाले लोगों के संदर्भ में भी कैसे हज गृह बनाया जाए, हाजी लोगों के लिए कैसे विशेष प्रबंध की जाए, इस सब चीज के बारे में ही समय समय में हम लोगों ने छलफल किया। मैं दूसरी एक घटना को भी आपके सामने में रखना चाहता हूं, आप इसके लिए निश्चिंत हो। मुस्लिम समुदाय के अधिकार को हमें सुरक्षित किया जाएगा। तो यह पहली बार है नेपाल के इतिहास में कि अंतरिम संविधान में मुस्लिम कौम के बारे में उस शब्द को वहां पर, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे, बहुत लड़ना पड़ा मुझे, तब जाकर मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में उस संविधान में चर्चा की जा सकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस कौम के बारे में, समुदाय के बारे में, इस समुदाय की उन्नति कैसे हो, शैक्षिक रूप से आगे कैसे बढ़े, समाज में कैसे अपने स्थान को और आगे बढ़ा सकें, और मेरा तो नजर ही घूमता रहता है उसी सिलसिले। इसीलिए भी मैंने अपने सांसद कोष से अपने जिले में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले कहकर मैंने साइकिल वितरण का प्रोग्राम आगे बढ़ाया। जो क्लास 8 तक, जो क्लास 10 तक पढ़ती हैं, उनको साइकिल वितरण किया जाए और परिवार में एक संदेश दिया जाए कि लड़कियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, समाज में मर्यादा होगी, इज्जत बढ़ेगा परिवार का, सम्मान होगा परिवार का। मैं गया, मैंने देखा ईरान में, मैंने गया, मैंने देखा पाकिस्तान में, मैं गया, देखा मैंने लेबनान में, मैं गया और देखा मैंने सऊदी अरेबिया में। I saw one university where the women were studying, और वह यूनिवर्सिटी में मैंने देखा रास्ते से एक मोनो रेल रखा गया है। कितना लंबा होगा यूनिवर्सिटी का एरिया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूनिवर्सिटी अंदर के कंपाउंड के अंदर वह रेल में चढ़कर जाने के लिए विशेष वहां के राज्य ने व्यवस्था की। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी एक प्रॉब्लम है, लड़के तक को तो पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को पढ़ाते नहीं। लड़के को भी पढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बस प्राइमरी लेवल, लोअर मिडिल लेवल, या कहा जाए मदरसा लेवल में कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा देने के लिए जिस हिसाब से हमें प्रोत्साहन देना चाहिए वह नहीं हो पा रहा। खास करके जो संपन्न है, जो एजुकेटेड हैं, जो एलीट क्लास के हैं, उनके तो लड़के लड़कियां कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, भेज देते हैं देश विदेश में,
लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल और जो सबसे नीचे लेयर के लोग हैं, आर्थिक वजह एक हो सकती है, लेकिन चेतना भी दूसरी चीज है। कम उम्र में शादी कर देना लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए समाज की वास्तविक समस्या को यदि देखा जाए तो मैं समझता हूं इसके लिए और आपको अलग से महिला शिक्षा के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में एक गोष्ठी की आयोजना की जानी चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश अभी भी कर रहा हूं कि रोहतक जिला में कुछ ऐसे स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाए जहां महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए मुस्लिम लड़कियों को। और अभी आपने जो बात कही है यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, आपने जो बात कही है कि मदरसा को दत्ता करने के संदर्भ में, रजिस्ट्रेशन करने के संदर्भ में पैसा जमा करने की बात और यूनिवर्सिटी को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं करने की बात, इस सब सिलसिले में मैं अवश्य पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी मेजर पार्टीज हैं उनके नेताओं के बीच में इस विषय में मैं बातचीत करूंगा और पार्टियों के बीच में एक सहमति बनेगी तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। समस्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में यदि है तो वहां भी बात होगी, यदि प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में नहीं उससे ऊपर है, डिपार्टमेंट तो हाथ न है और ऊपर तो मस्तिष्क है, दिमाग जहां पर है वो जो कहेगा हाथ वहीं पर चलना रहेगा, पैर वहीं पर चलेगा। इसीलिए यदि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, नेताओं के बीच में एक सहमति की जरूरत है तो बातचीत होगी। और जो आप देख रहे हैं कि आज भी आखिर में डिग्री प्राप्त करने के लिए नेपाल के अंदर नहीं बाहर के यूनिवर्सिटी से अनुमति लेना पड़ता है। अरे यही देश के अंदर होगा तो पैसा भी तो देश में ही बचेगा, देश के अंदर होगा तो लोगों को एक प्रोत्साहन भी होगा और कुछ कम पैसे वाले लोग भी पढ़ने के लिए वहां पर जा भी सकेंगे, क्योंकि देश के अंदर और बाहर में तो खर्च का तो कुछ फर्क पड़ ही जाता है। और इसके अलावा तक नेपाल के अंदर हमारे मित्र देश हैं, वे लोग भी विचार करेंगे इसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने लिखा है शिक्षा विकास का मेरुदंड है, शिक्षा सभ्यता का आधार भी है, शिक्षा चेतना का आधार है और शिक्षा से ही लोगों की नजरें खुलती है। जब लोग शिक्षा हासिल करते हैं तभी अपने आप को पहचान सकते हैं, तभी समाज को पहचान सकते हैं, संसार को पहचान सकते हैं, अपनी भूमिका को पहचान सकते हैं। यो अवस्था को सन्दर्भमा अवश्य पनि नेपालमा मुस्लिम समुदायले एउटा कुरामा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ, यहाँ हिन्दूहरूको मनमा मुस्लिम प्रति कुनै कटुता भाव छैन। अनेकता समस्या खडा गर्न खोजियो, किनभने रौतहट जिल्ला सबभन्दा बढी मुस्लिम आबादी भएका जिल्लाहरू मध्ये एउटा पर्दछ र त्यो जिल्लामा मुस्लिम र हिन्दूको बीचमा केही तनाव पैदा गर्ने कोसिस 1971 मा भएको थियो। तर विचारवान मानिसहरूले फेरि बीचमा नै हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई हल गर्ने कोसिस पनि गरेका थिए। समय समयमा यस्ता प्रयासहरू विभिन्न ठाउँबाट हुने गर्दछ, तर जागरुक नागरिकहरू छन्। नागरिक जागरुक नागरिक म त अझै भन्छु भने नेपालगञ्जमा रहेका त्यहाँका मुस्लिम समुदायका मौलवी साहबहरू, मुल्लाहरू, विद्वत वर्गहरू, अगुवाहरू उहाँहरूले त्यही ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ। विभिन्न